तो आज के नेताओं की सोच तो ये है कि अपना घर बनाओ और देश कहीं भाड़ में जाए। अगस्त क्रांति का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम महात्मा गांधी के आह्वान पर किया गया था और महात्मा गांधी जो हैं इस देश की 130 करोड़ जनता के कण कण उनकी आत्माओं में बसते हैं, क्योंकि जैसे ही महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो जाति, धर्म, भेदभाव, मंदिर, मस्जिद सब खत्म हो जाता है, सिर्फ एक ही नाम और एक ही नारा बुलंद रहता है। जहाँ तक 2022 की है, कांग्रेस पार्टी का आना तो निश्चित ही हो चुका है। कारण क्या कि जितनी करप्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस देश में, प्रदेश में आ चुकी है, इनका जाना बिल्कुल ही निश्चित हो चुका है। कि सैनी समाज हो, जाट समाज हो, कोई समाज हो, अपने समाज से कोई आदमी एमएलए नहीं बन सकता जब तक कि दूसरे समाज का उसे समर्थन न मिले। यदि आप पूंजीवादी विचारधारा के हैं तो आप अंग्रेजी मानसिकता के हैं, अंग्रेज़ों जैसी मानसिकता के हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी है। 3 चीज़ों पे काम चलता है, जो कि अर्थव्यवस्था, समाजवाद और पर्यावरण। शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया 1942 में, जो महात्मा गांधी जी ने कॉल दी थी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो उन्हें स्मरण करते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया। और इसके आयोजन करने के लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह सैनी को जो है बधाई दूंगा कि आज जब लोग अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने शहीदों को समर्पित करते हुए ये कार्यक्रम किया है और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज़ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग सैनी धर्मशाला में और यहां पर अगस्त क्रांति को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सिंह सैनी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके हैं। और एक तरफ वो नेता है जो इन्फॉर्मेशन के दौर में अभी आए हैं और नए नए कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनके पौत्र श्री देवेंद्र प्रताप सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं श्रीमती किरण कौशिक जी हैं, जो कि जयंत सिन्हा साहब की सुपुत्री हैं और हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनकी सुपुत्री हैं। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ सब मौजूद हैं। सबसे पहले मैम से ही सवाल लेते हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं आज के दौर को आप उस समय से? देखिए, आज कांग्रेस के सभी लोगों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए। बहुत से दूसरी पार्टी के लोग महान नेताओं के विषय में भ्रम फैला रहे हैं, गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। जो हमारे देश के लिए इतना जिन्होंने काम करा, उनको हम इस तरीके से गलत शब्दों के साथ में उनका वो करें तो ये अच्छा नहीं है। हमें कांग्रेस के सभी जनों को इकट्ठे होकर के इस चीज़ का विरोध भी करना चाहिए और अपनी इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि युवाओं में वो चीज़ें आपको दिखती हैं उस समय से और अभी तक के दौर में, क्योंकि शायद इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर होती जा रही। क्या लगता है आपको ऐसा कि युवाओं में वो जोश देखने को आज नहीं मिलता? नहीं, युवाओं में जोश है, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को संस्कार मिलते हैं वो युवा, उनमें जोश भी है। पर क्योंकि अब ये जो सत्तासीन पार्टी है, ये भ्रम इस तरीके का फैला रही है कि जिससे युवाओं को ये जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही कि उन्हें क्या करना चाहिए। सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक राजनेता सर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज के दौर को, जिस तरीके से आजकल के जो राजनेता आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन डिलीवर होना अब आसान हो चुका है आपके दौर से, तो अब कैसे देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ, जो पहले दौर के नेता थे वो उनकी सोच ये थी कि हम देश को क्या दे सकते हैं। आज के नेताओं की सोच ये है कि हम देश से ले क्या सकते हैं। राष्ट्रपति कैनेडी ने एक बार कहा था
कि ये मत सोचो इस देश से ले क्या सकते हो, सोचो इस देश को दे क्या सकते हो। तो जितने भी पहले नेता हैं उन्होंने अपने महान बलिदान से इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, फिर एक शिल्पी के रूप में यहाँ का विकास करने का काम किया। यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, पंडित नेहरू ने ऐसे ऐसे संस्थान यहाँ पर रुड़की में आप ये देखिए IRI है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी बनाई, BHL हरिद्वार में बनाया। ये सारा का सारा उन्होंने विकास का कार्य और शिल्पी का कार्य किया। आज के नेता सिर्फ धर्म के ऊपर अपनी राजनीति चला रहे हैं। आप चारों ओर देख रहे हैं, जब यहाँ माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, सिडकुल बनाया, भगवानपुर बनाया, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिला। ये सारे की सारे ये दायरे बंद हो रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने जो इनकी पॉलिसी 2-3 साल से चल रही है, कहीं मतलब एक तरह से 1.5 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हो गए। तो इस तरह से बेरोज़गारी को बढ़ावा, भ्रष्टाचार। आप ये देखें, महिलाओं की हमारी ये भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा होती है, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रहा है। तो आज के नेताओं की सोच तो ये है कि अपना घर बनाओ और देश कहीं भाड़ में जाए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आप रुड़की से MLA रहे हैं, तो उसके बाद से कोई सैनी कम्युनिटी की यहाँ पर बात हुई है, उसके बाद से कोई सैनी कम्युनिटी का कोई चेहरा निकल कर सामने नहीं आया है इतने समय से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो बहुत कन्विंसिंग दिखते हैं जो सैनी समाज है। तो उसको लेकर क्या विचार आपके मन में हैं अभी? मेरे मन में ये विचार है कि एक तो बात ये है कि सैनी समाज हो, जाट समाज हो, कोई समाज हो, अपने समाज से कोई आदमी MLA नहीं बन सकता जब तक कि दूसरे समाज का उसे समर्थन न मिले। तो आज के सैनी समाज में अपने नेताओं को कोई दोष नहीं देता, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है, मैं जब चुनाव लड़ता था यहाँ से मेरे सामने मोहम्मदन भी लड़े, लेकिन उनको इतनी वोट नहीं मिली, मुझे मिली। ये डॉक्टर रकम सिंह की बिरादरी है, रोड बिरादरी, 95% मुझे वोट देती थी, आज शायद न देती हो। क्योंकि पहले लोग वो बनते थे MLA जो या तो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे हों, या इसके चेन यूनियन के अध्यक्ष रहे हों, या यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हों। आज MLA बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि घरों घरों में जा कर के उसका एक तरफ पीठ हो, या किसी परिवार की इस तरह की लंबी राजनीति हो जिसे सब लोग जानते हों, ईमानदारी, कर्मठता, लगनशीलता के साथ हो। तो आज मैं तो ये देखता हूँ कि सैनी बिरादरी का जो गैप है वो, ये तो टाइम की बात है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी ऐसी बन गई, और आगे आने वाले समय में हमें पूरी आशा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी हर बिरादरी का ख्याल रखेगी और बिरादरी के आधार पर टिकट देगी, और सैनी बिरादरी को टिकट मिलेगा और सैनी बिरादरी का भी MLA होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और लूँगा मैं प्लीज़ सदन में, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार ज़िले की हम लोग बात करें तो हरिद्वार ज़िले में तीसरी शायद सबसे बड़ी आबादी सैनी बिरादरी मानी जाती है, लेकिन एक भी मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो मैंने बताया ना आपको कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन ऐसा हो गया कि सैनी बिरादरी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिज़र्व नहीं है, रिज़र्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ज़्यादा बल्क सैनी बिरादरी का उनमें चला गया। जैसे जवालापुर है, जवालापुर में सैनियों के बहुत गांव चले गए, भगवानपुर है, भगवानपुर में चला गया, जबरेडा में चला गया। तो एक तो डिलिमिटेशन में सैनी बिरादरी ऐसे क्षेत्रों में जहां हम बहुमत थे तो वो रिज़र्व हो गए। हाँ। तो अब जो है बात ये है कि अब कुछ टिकट में भी ऐसा ही रहा, तो अब जो है टिकट जो है कांग्रेस पार्टी सोच समझ करके दे रही है, और जो जीतेंगे, जिताऊ कैंडिडेट होंगे, अब के सैनियों को ज़रूर ये कंसिडर होगा हमारी बिरादरी, हमारे इसमें पार्टी में, कि सैनियों को भी टिकट मिले, चौहानों को, गुजरों को, सब बिरादरियों एडजस्ट में, और टिकट मिलेगा। अब का कांग्रेस की हवा है, 2022 में यहाँ सरकार बनेगी और जनता भी कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस का सैनी विधायक भी आपको नज़र आएगा। एक तरफ सर एक सवाल और ले रहा था मैं, एक तरफ सर क्योंकि नौकरी छोड़ कर आए हैं और राजनीति में आए हैं और करियर को आगे बढ़ाएंगे अब राजनीति में, तो कोई सलाह इनके लिए नहीं दी आपने कि भाई नौकरी आप छोड़ कर आ रहे हो? इनको मैंने बता दिया है कि जनता का सम्मान करना है सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जनता जनार्दन है, और
ये जो डॉक्टर रकम सिंह, भाई मैं तो इनका ग्रैंडफादर हूँ, लेकिन राजनीतिक गुरु डॉक्टर रकम सिंह जी हैं। जब इन्होंने नौकरी छोड़ी, मेरे से सलाह नहीं ली, इनसे सलाह ली, इनकी पत्नी से सलाह ली, तो इन्होंने ऐसे गुरु इन्हें बताए हैं ताकि ये निश्चित रूप से सफल होंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मैं वापस आ रहा था, मैं वापस डॉक्टर साहब के पास आ रहा था, तो अब सवाल का जवाब सर ही देंगे। सर, क्योंकि आपने कहा कठिनाइयों का रास्ता है, वही राजनीतिक जीवन है, बहुत कठिनाई से गुजरता है, लेवरेज लाइफ छोड़ के आनी पड़ती है, तो किस तरह की सलाह आपने दी है डॉक्टर प्रोफेसर साहब को? भाई मैं जैसा भी अपने वक्तव्य में कहा भी है, बोल रहा था मैं, कि राजनीति कोई एक बहुत सुगम रास्ता नहीं है। 24 आवर्स आपको अगर जनता की सेवा करने का एक बीड़ा आपने चबाया है तो वो फिर प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए। रात को घंटी 12 बजे बजे या सुबह 10 बजे बजे, तो आपको उपस्थित रहना ही रहना, आपके हर एक के सुख दुख में आपको शामिल होना ही होना है। इसीलिए आप उसी बीड़े को चबा करके सोच समझ करके शायद इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ कर आए हैं। और क्या सलाह रहेगी उनके लिए? उनका सलाह रहेगी कि ईमानदारी से, जैसे उनके ग्रैंडफादर एक ईमानदारी से बड़े बड़े पदों पर रहे, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, तब भी आज भी पूरी रुड़की के अंदर कोई शायद उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने फला आदमी से 1 रुपया लिया हो या उसके साथ बेईमानी की हो या किसी गुंडागर्दी करके किसी को पीछे धकेला हो। उनकी आज भी एक शिक्षक के रूप में, एक महान शिक्षाविद के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में पूरी रुड़की आज भी उनके जो है गुणगान करती है, मानती है कि एक अच्छा नेता हमारे बीच में राम सिंह सैनी ने एक नेतृत्व दिया है। 2 लोगों से हम लोग और बातचीत करेंगे, प्लीज़ सर। हंसराज सचदेवा जी हैं और प्रोफेसर साहब हैं। सर, जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। अगस्त क्रांति इसका नाम दिया है आप लोगों ने, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगस्त क्रांति का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम महात्मा गांधी के आह्वान पर किया गया था। और महात्मा गांधी जो हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता के कण कण उनकी आत्माओं में बसते हैं। क्योंकि जैसे ही महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो जाति, धर्म, भेदभाव, मंदिर, मस्जिद सब खत्म हो जाता है, सिर्फ एक ही नाम और एक ही नारा बुलंद रहता है। तो इस कार्यक्रम में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सेशन में, बम्बई सेशन में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का डिसीजन लिया गया था और महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, इसीलिए उसी पार्टी के सिंबल के तहत हम इस प्रोग्राम में अपने समस्त जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये भावना हम पूरे देशवासियों की तरफ से, चाहे वो किसी भी पार्टी, संप्रदाय या किसी के भी हों, उनकी तरफ से अर्पित कर रहे हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को। अच्छा, हम आपको राजनीति में देख रहे हैं, IIT से आपने PhD किया। जो मॉडर्न लोग हैं, इतिहास में भी हमने देखा कि जो मॉडर्न लोग हैं, जो इस तरह की पढ़ाई करते हैं, उनका वो जो सोसाइटी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनसे इंटरेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप राजनीति में आ गए तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो कितने चैलेंजेस आप मानते हैं इस समय पे कि उन लोगों से इंटरेक्ट किस तरह होंगे आप? देखिए, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा है। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं 27 साल प्रिंसिपल लक्सर कॉलेज के रहे हैं। मेरे पिता भी BSM इंटर कॉलेज में जो है डॉक्टर रकम सिंह के साथ जो उनके साथ शिक्षाविद थे, और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी। और पिछले 20 साल से मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा एक क्षेत्र है, और चांस की बात है, मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट भी हूँ और सिटी डेवलपर भी हूँ, सिटी प्लानर भी हूँ। तो जिस तरह से मैं डेवलपमेंट को देखता हूँ आज के युग में, मॉडर्न युग में, मैं समझता हूँ कि पढ़ाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये मेरा सौभाग्य है कि बाई चांस मैंने ऐसी डिग्रियाँ की हुई हैं। और क्योंकि जब मैं बच्चों से जुड़ सकता हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए छात्र पिछले 20 साल में टॉप की इंडस्ट्री में जगह जगह रह रहे हैं, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं जनता से जुड़ सकूँ। क्योंकि इन जनता के मुद्दों को और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ही हम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन सॉल्यूशन से हम ऑलरेडी रूबरू हैं और कोशिश करेंगे यदि धरातल पर, किताब से हट के धरातल पर भी कुछ उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। एक सवाल और, क्योंकि आजकल के जो नेता जो आ रहे हैं, तो पूंजीवादी विचारधारा के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस सोच के हैं या फिर किस तरीके से आप देखते हैं आगे को? देखिए, यदि आप पूंजीवादी विचारधारा के हैं
तो आप अंग्रेजी मानसिकता के हैं, अंग्रेज़ों जैसी मानसिकता के हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी है। 3 चीज़ों पे काम चलता है, जो कि अर्थव्यवस्था, समाजवाद और पर्यावरण। तो समाजवाद जो एक ऐसी चीज़ है जो एक पौधे की, एक पशु की, एक पक्षी की, उनकी पूजा करने में सक्षम है, जो कि पूंजीवाद नहीं है। तो इस देश को जोड़ने में और इस देश में ताकत भरने में समाजवाद ही काम कर सकता है, जो कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने मिडल पाथ अप्रोच रखी थी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में। तो ये जो मिडल पाथ अप्रोच है, ये सोशलिज्म की अप्रोच है और यही कांग्रेस पार्टी की सोच है देश भावना में, देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। चलिए, जो कहा है समाजवाद की भावना, पूछेंगे आगे भी जिस तरीके से भी चुनाव का माहौल होगा। हंसराज सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर परिस्थितियों को अभी 2022 को लेकर? जहाँ तक 2022 की है, कांग्रेस पार्टी का आना तो निश्चित ही हो चुका है। कारण क्या कि जितनी करप्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस देश में, प्रदेश में आ चुकी है, इनका जाना बिल्कुल ही निश्चित हो चुका है। और आज की तारीख में जैसे हमारे साथ देवेंद्र यादव जी खड़े हैं या और देवेंद्र प्रताप जी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस पार्टी में आने में, अपने आप को समाज सेवा में, इनको आने की मजबूरी हो रही है हम लोगों की। ये पढ़े लिखे लोगों को अब आना पड़ रहा है, आगे बढ़ के आना पड़ रहा है। कारण क्या कि होता है, जैसे अभी आपने कहा कि पूंजीवादी लोग और ऐसे लोग आगे आना की कोशिश कर रहे हैं जो देश को लूट खसोट रहे हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ के इनको हटाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं निश्चित ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 में का पूरा तरह इनका सफाया हो जाएगा। शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया 1942 में, जो महात्मा गांधी जी ने कॉल दी थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उन्हें स्मरण करते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया। और इसके आयोजन करने के लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह सैनी को जो है बधाई दूंगा कि आज जब लोग अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने शहीदों को समर्पित करते हुए ये कार्यक्रम किया है और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज़ किया। ये सब लोग मौजूद थे हमारे साथ। थैंक यू सर। साफ तौर पर कहा कि भाई समाजवाद की विचारधारा से जुड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, तो उसी को लेकर आगे बढ़ा जाएगा यहाँ पर। और अगस्त क्रांति का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, शहीदों को याद यहाँ पर किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में जिसका आह्वान महात्मा गांधी ने किया था, उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन देखना होगा 2022 का भी यहाँ पर जिक्र है, 2022 में किस तरह की स्थितियाँ बनती है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।